वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इकोनॉमिक बॉटनी की क्लास में हम बात कर रहे हैं जूट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जूट और कपास महत्वपूर्ण रेशा प्रदान करने वाले पादप हैं। ऐसे में यहाँ पर हमने जूट को लिया है और जूट से जो रेशा प्राप्त होता है उसके बहुत विविध उपयोग हैं। तो ऐसे में ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पौधा है और आज की इस क्लास में हम जानेंगे इस पादप के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी, वानस्पतिक नाम, इसकी उत्पत्ति इतिहास, इसकी कृषि और साथ ही साथ इसके वानस्पतिक लक्षण, इसके रेशों के क्या उपयोग है, इन सब के बारे में हम डिटेल में आज चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस पादप के वानस्पतिक नाम की, जो कि होता है कोरकोरस स्पीसीज। स्पीसीज इसलिए कहना उचित है क्योंकि कोरकोरस की बहुत सारी जातियां पाई जाती हैं। वैसे अगर हम देखें तो कोरकोरस की जो दो मुख्य स्पीसीज इस रेशा प्राप्त करने के लिए जो काम में ली जाती हैं वो हैं कैप्सुलरिस और ओलिटोरियस। यहाँ पर हमने वानस्पतिक नाम जो है वो कोरकोरस कैप्सुलरिस लिख रखा है। तो इसके अतिरिक्त इसकी जो दूसरी जाति है, जैसा कि आपको अभी बताया कि ओलिटोरियस जो है वो भी एक महत्वपूर्ण जाति है, जो कि वाणिज्यिक रेशे के लिहाज से अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण है। अर्थात इन दोनों ही जातियों से जो है रेशा प्राप्त किया जाता है। इस पादप के हम कुल की बात करें तो यह जो पादप है वो टीलियसी कुल का पादप है और इस पादप में उपयोगी जो पादप भाग होता है वो होता है फ्लोएम फाइबर, जिसको हम बास्ट तंतु भी कहते हैं। अर्थात इसके जो फ्लोएम में रेशे होते हैं, फ्लोएम फाइबर जो होते हैं वही काम के होते हैं, क्योंकि उनसे ही जो है वो रेशा प्राप्त होता है। अब हम देख लेते हैं पादप की उत्पत्ति तथा इतिहास की। उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको अभी बताया कि कोरकोरस वंश में काफ़ी जातियां हैं जो कि विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं और भारत में लगभग 7-8 स्पीसीज जो है इसकी पाई जाती हैं। बाकी जो है स्पीसीज अफ्रीका में इसकी 30 से अधिक स्पीसीज पाई जाती हैं। लेकिन इन सभी स्पीसीज में से अगर हम देखें तो दो जो स्पीसीज हैं वो महत्वपूर्ण हैं, जिनसे कि रेशा जो है प्राप्त किया जाता है, कोरकोरस कैप्सुलरिस और कोरकोरस ओलिटोरियस। उत्पत्ति अगर हम देखें जूट की तो इस कोरकोरस ओलिटोरियस की अगर हम बात करें तो इसका जो प्राथमिक उद्गम केंद्र है वो अफ्रीका को माना जाता है और द्वितीयक जो उत्पत्ति केंद्र है वो इंडो बर्मा रीजन को माना जाता है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कहें तो भारत और उसके जो आसपास का क्षेत्र है वो जूट की उत्पत्ति का स्थान माना गया है। कोरकोरस कैप्सुलरिस की बात करें तो यह जाति जो है जंगली रूप में अफ्रीका में नहीं पाई जाती है, तो ऐसे में इसका केंद्र जो है इंडो बर्मा क्षेत्र ही माना जाता है। तो हम एक समग्र रूप से कह सकते हैं कि जूट की जो उत्पत्ति है वो अफ्रीका व इंडो बर्मा रीजन की है। इसमें से एक स्पीसीज को अफ्रीका में उत्पत्ति हुई मानी जाती है तो दूसरी की जो है इंडो बर्मा क्षेत्र या भारत की उत्पत्ति जो है मानी जाती है। अगर हम इसका थोड़ा सा इतिहास देखें तो इतिहास की बात करें भारत के संदर्भ में तो भारत में जो जूट है उसका रेशा प्राचीन काल से जो है प्रयुक्त किया जा रहा है, लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद में जो है ये इसका जो रेशे से जो वस्तुएं बनती हैं उनका एक तरीके से कहें कि निर्माण जो है वो प्रचलित होने लगा है, चाहे वो वस्त्र हैं, टाट है, इस तरह की चीज़ें हैं। और व्यापक खेती की बात करें तो वो 1900 सन के बाद में जो है इसकी व्यापक पैमाने पर खेती जो है वो भारत में की जाने लगी है। हालांकि इस कृषि पर जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा भारत विभाजन का। उसके कारण जो है भारत का एक बड़ा क्षेत्र जो कि जूट उत्पादन करता था वो बांग्लादेश में चला गया। तो ऐसे में भारत जो है पहले की तुलना में अब कम जूट जो है उत्पादन करता देश रह गया है। अब हम देख लेते हैं इसके वितरण को, या विश्व में कहाँ कहाँ पर जो है जूट की खेती की जाती है, प्रमुख जूट उत्पादक देश जो है कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, नेपाल, वियतनाम, थाईलैंड, सूडान, मिस्र, ब्राज़ील, पेरू,
ये सभी देश जो है वो प्रमुख उत्पादनकर्ता देश हैं जूट के। आप यहाँ पर भारत का नाम देख सकते हैं कि भारत किस तरीके से जूट के मामले में अग्रणी है, और साथ ही साथ बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश अगर हम देखें तो विश्व का एक लगभग 80% जो है उत्पादन करते हैं जूट का। चूँकि पहले बांग्लादेश जो है भारत का हिस्सा था, तो ऐसे में भारत का विश्व में एकाधिकार था जूट उत्पादन के हिसाब से। लेकिन चूँकि अब भारत का 1947 और उसके बाद में जो विभाजन हुआ है, बांग्लादेश का अलग होना, तो उसके बाद जो जूट उत्पादक क्षेत्र है वो बांग्लादेश पाकिस्तान के पास चला गया। तो ऐसे में जो है उत्पादन पहले की तुलना में कम होता है। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत में जो जूट की खेती करने वाले जो प्रमुख राज्य हैं वो हैं पश्चिम बंगाल, जो कि प्रथम स्थान रखता है इसके मामले में, और लगभग 60% से अधिक जूट का उत्पादन जो है वो पश्चिम बंगाल में होता है। इसके अतिरिक्त हम अन्य राज्यों को देखें जूट उत्पादनकर्ता को, तो देख सकते हैं आप कि यहाँ बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश आदि ऐसे राज्य हैं जो कि जूट उत्पादन करने में अग्रणी हैं। अब हम बात करेंगे पादप के बॉटनिकल कैरेक्टर्स की या वानस्पतिक लक्षणों की। तो पादप के वानस्पतिक लक्षणों को समझने के लिए हम पादप का यहाँ पर चित्र ले लेते हैं, और इसमें देख करके आप आसानी से वानस्पतिक लक्षणों को समझ पाएंगे। तो पादप की अगर हम बात करें तो जूट का जो पादप है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जूट की जो पादप है वो अल्पशाखित पादप होता है, और एक हल्का काष्ठीय और ऊर्ध्व पादप है जो कि वार्षिक होता है। पादप की लंबाई आप चित्र में भी देख सकते हैं, लगभग 2 से 3 मीटर ऊंचाई का ये पादप होता है, जिसकी पत्तियाँ हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं कि सरल पर्ण पाई जाती हैं, जो कि अनुपर्णी होती हैं। पत्तियाँ जो होती हैं वो अंडाकार होती हैं, और इसमें जो मार्जिन्स होते हैं वो थोड़े से दंतिल होंगे, नुकीले मार्जिन्स पाए जाते हैं, एकांतर विन्यास में व्यवस्थित रहती हैं, और इसके पत्ती के आधार पर अतिवृद्धियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं। पुष्प इसमें जो है कभी एकल भी होते हैं या 3 से 4 जो है ससीमाक्षी क्रम में व्यवस्थित भी होते हैं, जो कि छोटे रंग के सैवरंत होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, और इनका जो फल है वो कहलाता है कैप्सूल फल कहलाता है। और चूँकि इसकी जो 2 स्पीसीज हैं, जैसा कि आपको बताया कि कोरकोरस कैप्सुलरिस और कोरकोरस ओलिटोरियस, ये थोड़ी सी विविधता दर्शाती हैं आपस में लक्षणों में। कोरकोरस कैप्सुलरिस हम देखें तो इसके जो पादप होते हैं वो थोड़े से लंबे होते हैं, जबकि ओलिटोरियस जो है इसके थोड़े से कैप्सुलरिस से भी अधिक लंबे जो है पादप हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ कोरकोरस जो कैप्सुलरिस होता है वो एक लोलैंड स्पीसीज होती है, जबकि कोरकोरस ओलिटोरियस जो होती है वो एक अपलैंड स्पीसीज होती है, और जो कि वाटर लोडिंग जो है उसको नहीं सह पाती है, जलाक्रांत भूमि को नहीं सह पाती है। तो ये तो थे कुछ जो है इसके वानस्पतिक लक्षण। और फल के बारे में आपको बता दिया था कि फल जो है इसमें वो कैप्सूल लगता है, जैसा कि आप यहाँ देख भी पा रहे हैं कि फल जो है इसमें गोल होता है, कैप्सूल होता है, पीले रंग के पुष्प होते हैं, सैवरंत ससीमाक्षी क्रम में व्यवस्थित होते हैं, छोटे होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसकी खेती किस तरीके से की जाए। तो जूट की खेती के लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जूट के लिए क्या आवश्यक होता है। तो जूट की फसल, जैसा कि आपको पहले भी बताया कि जूट जो है एक उष्ण और नम जलवायु की आवश्यकता वाला पादप है, और इसके लिए तापमान की अगर हम बात करें तो लगभग तापमान चाहिए होता है गर्म, 24 से लेकर के 38 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है इसकी फसल के लिए उत्तम रहता है। साथ ही वर्षा की अगर हम बात करें तो 125 से लेकर के 250 सेंटीमीटर जो वार्षिक वर्षा है उसकी आवश्यकता होती है। मृदा अगर हम देखें तो इसकी खेती के लिए एलुवियल जो मृदा है वो सबसे अच्छी मानी जाती है, जो कि गंगा और इस तरह की जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, इनके डेल्टा जो क्षेत्र हैं वो सबसे बढ़िया रहते हैं। विशेषकर पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि वहाँ पर जो है जो डेल्टा क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत रूप पर पाया जाएगा गंगा का। तो वहाँ पर जो बाढ़ के पानी द्वारा जो सिल्ट का जमाव होता है उसमें ये जो कोरकोरस की खेती है वो सबसे उपयुक्त होती है, जिसका पीएच भी 6 से लेकर के 7.5 तक जो है पाया जाता है।
खाद की बात करें तो खाद जो है इस फसल के लिए विभिन्न प्रकार कंपोस्ट खाद, नाइट्रोजन खाद की जो है आवश्यकता हमें पड़ती है। और भारत में कोरकोरस जो कैप्सुलस की जो खेती है वो वाटर लॉग जो अवस्था रहती है, या कह सकते हैं कि जल संग्राहक वाली जो अवस्था, उसको भी सहन कर सकती है। जल जब खेत में भरा रहता है तो उस कंडीशन को जो है ये सहन कर लेती है। खेती करने के लिए या कल्टीवेशन की बात करें तो इसकी जो फसल है, वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पहले हम इसकी फसल को बोते हैं, अच्छी तरह से खेत को तैयार करते हैं। और जो बोने का समय होता है वो फरवरी से लेकर के अप्रैल होता है, क्योंकि जो स्पीसीज के हिसाब से जो कि में अलग अलग होता है। कोरकोरस कैप्सुलरिस के अगर हम देखें तो फरवरी मार्च में बोते हैं। बाकी दूसरी जो स्पीसीज है ओलिटोरियस, उसको बोया जाता है अप्रैल के आसपास में। तो जो प्रवर्धन करते हैं हम, वो बीजों के द्वारा ही इसका प्रवर्धन किया जाता है। और साथ ही साथ जब पौधे बड़े होते हैं तो निराई गुड़ाई इत्यादि चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। बाढ़ के जल से मृदा जमाव वाले जो क्षेत्रों में खाद की आवश्यकता हालांकि नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो है फसल की स्थिति को देखते हुए कंपोस्ट खाद, नाइट्रोजन खाद, इन सबको जो है डाला जाता है। और कटाई जो है इसकी, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, 3 से 4 महीने पश्चात की जाती है, जब फल निर्माण हो रहा होता है उस समय, साथ ही साथ पुष्पन के बाद की स्थिति होती है। तो फसल को अगर हम कटाई करेंगे फल निर्माण के समय तो हमें बहुत ही अच्छी किस्म का रेशा जो है प्राप्त होता है। इसके पश्चात अगर हम करेंगे तो क्वालिटी जो है वो हमें हल्की प्राप्त होती है, क्योंकि रेशों पर धीरे धीरे जो है लिग्निन का जमा हो जाता है। तो ऐसे में जो रेशे होते हैं वो थोड़े कठोर हो जाते हैं, खुरदरे हो जाते हैं। तो उस दौरान जो है वो उतने उपयोगी नहीं रह जाते, लचक जो है उनमें कम हो जाती है। तो हमें जो है इस दौरान समय का ध्यान रखना होता है। और नीचे जो है हम आधार से इस तरीके से जो है इन पौधों को दरांती के माध्यम से काट लेते हैं। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं किस तरीके से इनको काट करके बंडल बना करके जो है रखा जाता है, गट्ठर बना करके रख लिया जाता है इनका। अब हम बात कर लेते हैं रेशों का निष्कर्षण कैसे करें। तो रेशों के निष्कर्षण के लिए जो है हमें 2 स्टेप अपनाने पड़ते हैं। और आप सभी जानते ही हैं कि सेकेंडरी फ्लोएम से जो है रेशा प्राप्त किया जाता है। तो पहली जो प्रक्रिया है रेशा के निष्कर्षण में वो है रेटिंग। रेटिंग जो है, इस प्रक्रिया में हम रेशो को जो है तने की कास्ट से पृथक करते हैं, और ये एक जीवाणु जनित प्रक्रिया होती है। और जैसा कि आपको बता कि जो है जूट के जो तने हैं उनको काट करके बंडल बना करके इकट्ठा कर लिया जाता है। तो इस दौरान बंडल को पहले धूप में सुखा लिया जाता है, जैसे कि जो पत्तियां होती हैं वो सूख करके झड़ जाती हैं। और उसके पश्चात इनको जल से भरे तालाब में डाल दिया जाता है, या किसी अन्य जो जल संग्रह उसमें डाल दिया जाता है। और उनको कई दिन के लिए जो है छोड़ दिया जाता है, इन बंडलों को जल में डूबी हुई अवस्था में, जहाँ पर सूक्ष्म जीवों की और जल की जो है क्रिया से तने की जो कोशिका में पैक्टिन्स, गोंद और अन्य जो श्लेष्मी पदार्थ होते हैं वो घुल जाते हैं। और जो रेशा है हमें द्वितीयक फ्लोएम का, वो जो है अन्य उत्कों से पृथक हो जाता है। और लगभग इस कार्य में 15 से लेकर के 20-25 दिन का समय जो है लग जाता है। क्लोस्ट्रीडियम की कई स्पीसीज जो है इस क्रिया में भाग लेती हैं। और दूसरा जो स्टेप है वो है हमारा निष्कर्षण का। इस प्रक्रिया में जो है बंडलों को जल से निकाल करके रेशों को अलग किया जाता है। यह कार्य जो है किया जाता है किसी छोटे हथौड़े या मोगरी के माध्यम से किया जाता है। और जो रेशा जो है उसको पृथक कर लिया जाता है। कई बार इनको केवल हाथ से भी जो है अलग कर सकते हैं, और पानी में जो है अच्छी तरह धो करके रेशा जो है बिल्कुल साफ अवस्था में हमें जो है प्राप्त हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है हमें रेशा ये प्राप्त हो जाता है। इस तरीके का जो रेशा है ये निकल जाता है। जिन मुक्त रेशों को हम जो है धूप में सुखा लेते हैं, और उसके पश्चात इस तरीके के जो बंडल हैं आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस तरीके के जो बंडल हैं हमें देखने को मिलते हैं। इनको फिर मार्केट के लिए भेज दिया जाता है, फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है, जहाँ पर इनसे विभिन्न प्रकार के जो है उत्पाद बनते हैं। अब अगर हम देखें जूट के रेशों के क्या लक्षण होते हैं, तो जूट के रेशे के अगर लक्षण देखें हम, तो आप यहाँ पर
देख सकते हैं कि जूट के रेशे में जो है एक तरीके से ये जो कोशिकाएं होती हैं वो थोड़ी लंबी होती हैं, सकरी होती हैं, नुकीले सिरे युक्त होती हैं। और जैसा कि आपको बताया कि ये द्वितीयक फ्लोएम से प्राप्त होती हैं। अगर हम इसका रंग की बात करें तो ओलिटोरियस स्पीसीज से जो रंग है वो पीले या भूरे रंग के जो है प्राप्त होते हैं रेशे, और कैप्सुलस के जो रेशे होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं। थोड़े से रेशे जो है कठोर, थोड़े भंगुर और खुरदरे होते हैं, और तन्यता और लचीलापन इनमें कम होता है। और ये जो रेशे होते हैं वो हेम्प की तुलना में थोड़े से कमज़ोर होते हैं। और इसके हम संगठन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 56 से लेकर के 60% इसमें सेलुलोज देखने को मिलता है, 10 से 12% लिग्निन पाया जाता है, साथ ही साथ 20 से 25% जो है इसमें हेमी सेलुलोज पाया जाता है, मोम इत्यादि भी जो इसमें हमें देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं जूट की उन्नत किस्मों की। तो जूट की उन्नत किस्मों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है जूट अनुसंधान केंद्र का, जो कि है बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये केंद्र, जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है। और जो मुख्य उन्नत किस्में हैं जूट की वो इस प्रकार हैं। कोरकोरस कैप्सुलेस की अगर हम बात करें तो सब्ज सोना, श्यामली, T154, JRC 1108, पंडुक, फूलेश्वरी, ये जो है स्पीसीज वो उन्नत किस्में हैं कोरकोरस कैप्सुलेस की। और कोरकोरस ओलिटोरियस के क्रम में उन्नत किस्में देखें तो वैसागी टोसा, चिंसुरा, JR0524, JR 878, JR 620, JR 524, ये सभी जो हैं उन्नत किस्में हैं कोरकोरस ओलिटोरियस की। अब हम देख लेते हैं कि क्या उपयोग हैं इनके रेशों के और जूट के पादप के। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जूट के रेशों का जो प्रयोग है वो टाट, बोरे, थैले इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। साथ ही साथ रेशे का प्रयोग जो है चटाई, दरी, गलीचा आदि के निर्माण में भी जो है किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो इसके से जो है रेशे से रस्से, सूतली, कागज बोर्ड निर्माण आदि भी किया जाता है। इसकी तरुण पत्तियों की और तने के शीर्ष भागों की सब्जी भी बनाई जाती है विश्व के कई देशों में, और ईंधन के रूप में भी जो है जूट का प्रयोग किया जाता है। और इसके अन्य विविध उपयोग भी होते हैं, जैसे कि जूट के बीजों से तेल भी निकाला जाता है जो कि वार्निश, पेंट निर्माण आदि में प्रयुक्त होता है। तो ये सारे जो हैं विविध उपयोग हैं जूट के। और इसी के साथ आज की हमारी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है, जिसमें हमने बात करी विस्तृत रूप से जूट की। थैंक यू।